हेलो बच्चों, मैं परवीन डागर आज फिर आपके सामने आ गई हूँ कक्षा 10 का टोपी शुक्ला पाठ लेकर, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दो बच्चों के बारे में बात बताई गई है कि हम हमेशा से, इसमें सीख ये दी गई है कि हम हमेशा से हिंदू मुस्लिम बहुत अच्छे से रहते आए हैं। कभी भी कोई ऐसे मन मुटाव नहीं हुए। पहले के ज़माने में बहुत अच्छे से रहते आए थे, लेकिन ये देश के जो दो बंटवारे हुए उसमें कुछ लोग वहाँ रह गए और कुछ यहाँ पर रह गए। उनके ऐसे ही एक परिवार के बारे में बात की गई है जो इफ़न का परिवार था। चलिए अब इफ़न के चैप्टर को, पूरे चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ इस वीडियो में, जिसमें आप पूरे चैप्टर को 10 से 12 मिनट में पढ़ लेंगे। इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा। इफ़न और इफ़न दोनों में अंतर है, एक नुक्ता का अंतर है, ये ध्यान दीजिए। इफ़न ने इसका कभी बुरा नहीं माना, परंतु वह इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। वह कभी इफ़न का उसने बुरा नहीं माना। टोपी उससे इफ़न बोलता था, तब भी वह उस पर उससे बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और एक ही भाषा है। हिंदवी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो अवतार है और मोहम्मद हो तो पैगंबर है। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे, दोनों ही पशुपति थे, गोवर्धन थे और ब्रजकुमार थे। इसीलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी न केवल यह कि अधूरे हैं बल्कि बेमानी है। इसलिए इफ़न के घर चलना ज़रूरी है। ये देखना ज़रूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के कैसे पेड़ फल रहे हैं। क्योंकि वह मुस्लिम थे, अपनी परंपराओं के हिसाब से, अपनी उसके हिसाब से तो चलते ही थे कि नमाज़ पढ़ना, जो उनके मुस्लिम समाज में होती हैं जो चीज़ें, वो तो वो करते ही थे। लेकिन उनकी जो दादी थी, उनके परिवार में अगर कोई बीमार होता तो छींटे लगाना, कोई दुनिया में से जाता था तो दरवाजे पर पानी डालना, जो कि एक हिंदू परिवार में ये संस्कृति मानी जाती है। परंपराएं कुछ हिंदू समाज की हैं। तो ऐसी परंपराओं के बारे में इस पाठ में कुछ कुछ चीज़ें बताई गई हैं। इफ़न की कहानी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, इसलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितना टोपी की कहानी के लिए ज़रूरी है। अब इफ़न की इतनी लंबी कहानी रही है, ज़िंदगी इतनी लंबी रही है, तो लेखक कहता है कि मैं उतनी ही सुनाऊंगा जितना टोपी के जीवन में उसकी वैल्यू थी, जितना टोपी के जीवन में उसका महत्व था, उतनी ही सुनाऊंगा। मैंने इसे ज़रूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। ना टोपी इफ़न की परछाई है, ना इफ़न टोपी की। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं, एक दूसरे के बंधे हुए नहीं हैं। दोनों अलग समाज में हैं, दोनों अलग कल्चर में, अलग संस्कृति के हिसाब से परवरिश इनकी हो रही है, डेवलपमेंट इनका हो रहा है, एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ है। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली हैं, क्योंकि एक हिंदू समाज में पैदा हुआ है, एक मुस्लिम समाज में। दोनों के अपने रहन सहन खान पान में अंतर है। फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बेवकूफ़ी क्यों करूँ। लेखक इसलिए कह रहा है ऐसा क्योंकि हम हमेशा से हिंदू और मुस्लिम इस देश में रहते आए हैं, तो हमारे लिए ये कोई अलग बात नहीं है। तो इसलिए इसने ये सेंटेंस कहा है कि मैं ये बेवकूफ़ी क्यों करूँ। क्या मैं रोज़ अपने बड़े या छोटे भाई को भाई से ये कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं। जैसे एक घर में रहने वाले दो भाई कभी भी एक दूसरे के बारे में रोज़ नहीं बोलते कि ये मेरा भाई है, हम दोनों भाई भाई हैं, वैसे ही हिंदू मुस्लिम कभी भी ये चीज़ें बोलने से नहीं होती हैं, क्योंकि हमेशा से हिंदू मुस्लिम भाई भाई माने गए हैं। तो कहने की ज़रूरत नहीं है, यदि नहीं है तो कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। मैं तो एक कथाकार हूँ। लेखक ये कहना चाह रहा है कि मैं कथा सुना रहा हूँ, मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं, एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तज़ा। तो ऐसे जो दो छोटे छोटे ये नाम आए हैं, तो ऐसे नामों को थोड़ा सा अंडरलाइन करके रखें छात्र, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में, पेपर में आ जाती हैं ये चीज़ें कि उनके दोनों के पूरे नाम लिखिए। एक को टोपी कहा गया है और दूसरे को
इफ़न कहा गया है। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। करबला उनका पाकिस्तान में एक जगह है जो बहुत ही उनकी पवित्र जगह मानी जाती है मुस्लिम समाज में। तो इफ़न के दादा परदादा प्रसिद्ध मौलवी थे अपने टाइम के, तो वो यहीं पैदा हुए, लेकिन उन्होंने फिर भी वसीयत की कि हमें करबला, हमारी जो डेड बॉडी है वो करबला ले जाई जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक ना ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इफ़न का पिता यानी बाप हुआ, जो इस देश में यानी अलग होने के बाद जो पैदा हुआ वो इफ़न के पिताजी थे। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तज़ा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की थी, उनकी लाश करबला नहीं ले जाई गई, वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। इफ़न की परदादी भी बड़ी नमाजी बीवी थी। करबला, नजफ़, खुरासान, काजमैन और जाने कहाँ कहाँ की यात्रा, ये इनके समाज की बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। जैसे हमारे यहाँ हिंदू समाज की मैं बात करूं तो हिंदू समाज में 4 धाम की यात्रा, केदारनाथ, अमरनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, ऐसे इनके मुस्लिम समाज में करबला, नजफ़, खुरासान, काजमैन और बहुत सारी यात्राएं उनकी दादी ने की थी। परंतु जब कोई घर से जाने लगता है तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा ज़रूर रखवाती और माश का सदका भी ज़रूर उतरवाती। इफ़न की दादी भी नमाज रोज़े की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई बोली, माता मोरे बच्चे को माफ़ कर दो। यानी वैसे तो वो मुस्लिम समाज से संबंध रखती थी और पूरी तरह मुस्लिम समाज को मानती थी, लेकिन जब उनको चेचक हुआ, माता निकली, हमारे हिंदू समाज में माना जाता है माता जो चिकन पॉक्स के नाम से जानी जाती है वो निकल आती है। तो गाँव में आज भी कुछ लोगों की मान्यताएं हैं कि चेचक है ये माता के रूप में आती है, तो वो भी उसी मान्यता के हिसाब से अगर उन्हें ऐसे होता तो उसके चारपाई के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करती कि माता मोरे बच्चे को माफ़ कर दो। पूर्व की रहने वाली थी, यानी पूर्व दिशा की उनके रहने वाली थी, तो उनकी भाषा उसी तरह की थी। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, यानी लखनऊ जो उनका ससुराल था वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, यानी उनकी उर्दू थी लखनऊ में, लेकिन वो अपनी मायके की जो भाषा थी उसे उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, जो उनके दिल की बात समझता था, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनकी दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, लेकिन एक मौलवी के घर में गाना बजाना कैसे हो सकता था, क्योंकि मौलवी के घर में कुछ बंधनों में, पर्दों में रहकर काम होते हैं, तो इसलिए वो मौलवी के घर में उनकी शादी हुई थी, तो वो गाना बजाना, नाचना उन्हें बहुत पसंद था। तो वो चाहती थी कि अपने बेटे की शादी में भी नाचना गाना करें, तो लेकिन बेचारी दिल मसोस कर रह गई। हाँ, इफ़न की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न मना लिया था। बात यह थी कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था, यानी उनके जो दादाजी थे मौलवी थे इफ़न के, तो वो मौलवी थे, वो ज़्यादा पाबंद थे नियमों के, तो वो बंधन बनाते थे। तो इससे ये पता चलता है कि वो बंधनों में बंधी रहीं, जब तक वो जकड़ी रहीं तब तक वो अपने मन की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही उनकी हस्बैंड की यानी उनके पति की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उन्होंने इफ़न की छठी मनाई, जो कि हिंदू समाज में मनाई जाती है। तो मर्दों और औरतों के इस फ़र्क को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। यानी इसमें मर्द औरत इनका थोड़ा अंतर बताना ज़रूरी था। चलिए, इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक ज़मींदार की यानी एक किसान की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दूध दही के लिए तरस गई जो घी पिघलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। यानी वो एक ज़मींदार की, बहुत पैसे वाले ज़मींदार की बेटी थी, जो उनके यहाँ हांडियों में उबला हुआ घी दूध सब आता था, उसे वो याद करती थी। तो मायके से ससुराल में जब वो आई, वो इन चीज़ों के लिए तरस गई, और जब मायके जाती तो लपड़ सपड़ जी भर के खा लेती, यानी बहुत अच्छे से वो जी भर के खाती। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता, यानी लखनऊ जब आती तो फिर उन्हें मौलवी के हिसाब से उन्हें रहना पड़ता।
ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ। तो बिगड़ गई, बोली ए बेटा, जऊन तू से हमरी लाश ना संभाली जाए ते हमरे घर भेज दियो। यानी तेरे से मेरी लाश, मतलब वो करबला वगैरह के लिए नहीं खुश थी, तो उन्होंने कहा अगर तेरे से मेरी लाश ना संभले तो मेरे मायके भिजवा देना। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में थे और घर कस्टोडियन में का हो चुका था, यानी उनका घर कराची जा चुका था, कराची में था, तो कराची से घर कस्टोडियन में। कस्टोडियन क्या होता है? जो गवर्नमेंट के अंडर आ जाती हैं चीज़ें, कस्टोडियन उसे कहते हैं जिस संपत्ति पर गवर्नमेंट यानी सरकार का हक हो जाता है। तो मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं? उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने में होता है। तो यह कथाकार कह रहा है कि जब बुजुर्ग मरने के उसमें आता है तो वह सब चीज़ें पीछे की भूल जाता है और एक सत्य की तरफ चला जाता है, क्योंकि वह मरणासन में है। इफ़न की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची हवेली की वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीज़ें याद आई। वह इन चीज़ों को छोड़कर भला करबला और नजफ़ कैसे जा सकती थी? यानी उनकी नीयत थी कि अगर यहाँ दफनाई जाऊँ तो ठीक है, मैं करबला या नजफ़ नहीं जाऊँगी, फिर मुझे मेरे मायके में दफनाया जाए। इफ़न तब चौथे में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इफ़न को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और छोटी बहन नुज़हत से भी था, परंतु दादी से वह ज़रा ज़्यादा प्यार करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट दिया करती थी। बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे। नुज़हत को जब मौका मिलता उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया था। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी और 12 बुर्ज, अमीर हमज़ा, गुलब कावली, हातिम ताई और पंचफुल्ला की रानी की कहानियाँ सुनाया करती। सोता है संसार, जागता है पाक, परवरदिगार, आँखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। तो ये इस तरह से उस लाइन के साथ हमेशा वो अपनी कहानी शुरू करती थी। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे। जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। आ मोरा काहे है बेटा, अनपढ़ गंवारन की बोली तू काहे को बोलने लगे हो? तू अपने अब्बा की ही बोली बोलो। बात ख़त्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। यानी पिताजी इफ़न को दादी की भाषा बोलने के लिए रोकते थे। तो जब वह इफ़न अपनी दादी से शिकायत करता तो दादी कहती कि मेरे जैसी गंवार की भाषा को तुम क्यों लेते हो, तुम अपनी भाषा बोलो, यानी पिताजी जो बोलते हैं उस भाषा को बोलो। तेऊ बादशाह का की ही सी के तुरंत एक ठो हिरन मार लिया वा, यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। यानी जो पूर्वी बोली वो दादी बोलती थी तो टोपी को वो बोली बहुत अच्छी लगती थी। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। यानी उसकी माँ की पार्टी में, मतलब माँ की तरफ भी ऐसी ही बोली थी। अपनी दादी से तो उसे नफ़रत थी, जाने कैसी भाषा बोलती थी। इफ़न के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। यानी जो टोपी की दादी की भाषा थी और इफ़न के पिताजी वगैरह की जो भाषा थी वो तो सेम थी, और जो मम्मी की भाषा थी टोपी के और इफ़न की दादी की वो सेम भाषा थी, तो इसलिए वो उसके दिल में उतर गई। वह जब इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी के पास बैठने की कोशिश करता। इफ़न की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की भी कोशिश ही ना करता। मतलब जो उसकी बाजी वगैरह थी उनसे वह बात करने की कोशिश नहीं करता। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब वह बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बिचाव करवा देती। ते काहे को जाते उन सबन के पास, मुंह पिटावे को झाड़ू मारे, चल इधर आ, वह डांट कर कहती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता, अमावट बन जाता, तिलवा बन जाता। यानी तिल के लड्डू और पके आम के रस के जैसा। मतलब वो कहती कि जो भाषा दादी बोलती वो टोपी के लिए हर तरह से एक मीठा शब्द होता, आम के रस जैसा, तिल के लड्डू जैसा, इस तरह से। तेरी अम्मा क्या कर रही?
दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता कि अम्मा क्या होता है, फिर वह समझ गया कि माताजी को कहते हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगा। अम्मा इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुभलाता रहा। अम्मा, अब्बू, बाजी, मतलब हर टाइम वह अपने मुंह में अम्मा, अब्बा, बाजी मुंह में अंदर ही अंदर बोलता रहा। तो यह शब्द उसे अच्छा लगा तो वह हमेशा उसे रटता रहता अंदर ही अंदर। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीचे तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था। 20वीं सदी यानी जो अब चल रही है, अब तो 21वीं सदी चल रही है, वो 1900 कुछ का समय था। तो उनके घर में डाइनिंग टेबल जिसे बोलते हैं, मेज कुर्सी पर खाना लगने लगा था। लगती तो थालियाँ ही थी परंतु चौके पर नहीं। एक चौका होता था पहले, नीचे बैठकर खाना खाते थे, लेकिन अब टेबल पे वो खाना खाने लगे थे, डाइनिंग टेबल पर। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुर्ता उसे ज़रा ज़्यादा पसंद आया। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी ज़रा बैंगन का भुर्ता। अम्मी मतलब सब चौंक गए। अम्मी का नाम आते ही सब चौंक गए। मम्मी पर जितने हाथ थे रुक गए। अम्मी सुनते ही जितने जिसके हाथ थे जो खाना खा रहे थे वहीं की वहीं रुक गए। जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई। यह शब्द इस घर में कैसे आया, कहाँ से आया, ये अम्मी सीखा कैसे? परंपराओं की दीवार डोलने लगी। यानी जो परंपरा थी उनकी, उसमें मतलब हिंदू समाज में अम्मी बोलना तो सबके लिए हैरानी क्या शब्द था। ये लफ्ज़ तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। सुभद्रा देवी उसकी दादी थी, राम दुलारी उसकी माँ थी। लफ्ज़, टोफी ने आंखें नचाई। लफ्ज़ का होता है माँ? ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया? दादी गरजी, मतलब दादी बहुत तेज चिल्लाई। ई हम इफ़न से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? ई हम ना जानते। यानी वो पूर्वी भाषा में बोलता जा रहा है कि ये हमें नहीं पता इफ़न कौन है, क्या उसका पूरा नाम है, और ये हमने इफ़न से सीखा। ते कौनो मियाँ के लइका से दोस्ती कर ली है ले बायकार है। यानी तूने किसी मियाँ यानी मुस्लिम लड़के से दोस्ती कर ली है क्या? राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। राम दुलारी उसकी माँ बहुत गुस्से में आ गई। बहू, तुम कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गवारों की यह जबान ना बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। यानी जो दादी थी वो राम दुलारी पर बरस पड़ी, क्योंकि वो भी पूर्वी भाषा में उससे क्वेश्चन कर रही थी, उससे प्रश्न पूछ रही थी, तो वो भी पूर्वी भाषा में उसको उत्तर दे रहा था। तो दादी उस पर चिल्लाने लगी। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। यानी जो कोटा बंटता है राशन कार्ड वाला, तो वो जो डॉक्टर भृगु नारायण थे वो नीले तेल वाले के नाम से फेमस थे। और उन्हें गुस्सा थोड़ा कम इसलिए हो गया क्योंकि इफ़न जो था वो कलेक्टर का बेटा था। तो उन्हें लगा चलो टोपी कलेक्टर के बेटे से मिल रहा है, उससे दोस्ती कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा इसमें फ़ायदा हो गया। तो वो स्वार्थ अपना देख रहे थे। उन्हें उस समय ना मुस्लिम दिखा ना हिंदू दिखा, वो अपना स्वार्थ देख रहे थे। तो ऐसे ही, परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज़ से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। ते फिर जइबे ओकरा घरे, यानी तू फिर जाएगा उनके घर? हाँ। अरे तोरा हाँ में लुकारा आगे माटी मिलाऊं? यानी मैं तेरी हाँ में ना बहुत अच्छे से तुझे माटी में मिला दूंगी। मतलब बहुत गुस्सा करने लगी। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इफ़न के घर नहीं जाएगा। तो मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देख रहे थे। यानी जब वह पिट रहा था तो उसकी पिटाई का वो तमाशा देख रहे थे। मुन्नी बाबू और भैरव दोनों उसके सिबलिंग थे, बहन भाई थे। हम एक दिन एक और रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबों खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया, यानी एक तरह से माँ को उसकी चुगली की माँ के साथ कि हमने इसे एक दिन कबाबची के घर, कबाबची की दुकान पे, यानी जो कबाब बनाता है इसका मांस का, तो उसके घर उसकी दुकान पर मैंने इसे देखा था। राम राम राम। राम दुलारी घिन्ना के 2 कदम पीछे हट गई। मतलब वो पीछे हट गई कि छी ये कितना गंदा काम करके आए। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा
क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे एक अन्नी रिश्वत दी थी। यानी मुन्नी ने उसको रिश्वत दी थी कि तुम घर जाकर मत बोलना। उल्टा मुन्नी वो कबाब खा रहा था। टोपी को यह मालूम था, परंतु वह चुगलखोर नहीं था। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई शिकायत, कोई बात इफ़न के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। यानी घर में उसने कभी नहीं बताया कि वह कबाब खाते। तू हमें कबाब खाते देखे रहे हो? ना देखा रहा वो दिन, मुन्नी बाबू ने कहा। यानी उसने कहा इफ़न ने कि तूने हमें कबाब खाते देखा है? वो कहता है कि हाँ, मैंने उस दिन देखा था तुम्हें कबाब खाते हुए। तू तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने यानी दादी ने सवाल किया। ई झूठा है दादी, टोपी ने कहा। टोपी कह रहा है कि दादी ये झूठा है, ये सच नहीं बोल रहा है। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। वह इस बार लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे। यानी वह छोटा था मुन्नी बाबू से, इसलिए वह पीट नहीं सकता था, परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ और उनसे छोटा ही रहा। दूसरे दिन वह जब स्कूल में इफ़न से मिला तो उसने सारी बातें बता दी। दोनों जोग्राफिया का घंटा छोड़कर सरक गए। पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा किसी और चीज़ को हाथ नहीं लगाता था, तो जो इफ़न था वो भी उसके ही अनुसार खाना खाता और खिलाता। ऐसा ऐसा ना हो सकता कि हम लोग दादी बदल लें। अब ये चीज़ किसको लगी? टोपी को लगा कि सुभद्रा देवी तो थोड़ा गुस्से वाली हैं, मेरे ऊपर चिल्लाती हैं। यानी टोपी की दादी उसे पसंद नहीं थी, तो वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम दादी बदल लें। टोपी ने कहा तोरी दादी हमारे घर आ जाएं और हमरी तोरे घर चली जाए। टोपी कहता है कि तेरी दादी मेरे घर आ जाए और मेरी दादी तेरे घर चली जाए। हमरी दादी ते बोलियो तू ही लोगन को बोलनी थी। यह नहीं हो सकता, इफ़न ने कहा। अब्बू यह बात नहीं मानेंगे। अब वो बचपना इसमें झलक रहा है। कभी ऐसा होता है कि इंसान बदल ले एक दूसरे के घर को? कभी भी नहीं हो सकता। दादी कैसे बदली जाएंगी? लेकिन उन्हें लगा कि हम तो बदल लें और दादी भी बदल जाएंगी, लेकिन अब्बू नहीं मानेंगे, इफ़न को लगा। तो इसमें कहीं ना कहीं बचपन झलक रहा है। उन बच्चों की मानसिकता देखिए कि उनके मनों में अंतर नहीं है, लेकिन अब बड़े लोग हैं जो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी सिखाते हैं। अब्बू यह बात नहीं मानी है और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? उसे तुरंत यह चिंता हुई कि मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है क्या? वो पूछते हैं कि 12 बुर्ज की कहानी तुम्हारी दादी सुना दे। तू हमें एक ठो दादियों ना दे सकत? यानी तू एक दादी नहीं दे सकता मुझे? टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज़ सुनी। उसे इतना झटका सा लगा कि उसका दिल टूट गया। जो मेरी दादी है वे मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है। मतलब उसे लगा कि मैं तो दादी दे दूंगा, लेकिन वो मेरे अब्बू की माँ है, तो वो कैसे देंगे? ये बचपन है और बचपन में किसी भी तरह की बातें हो सकती हैं। इफ़न ने कहा यह बात टोपी की समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी। तो हाँ, तो फिक्र ना करो। इफ़न ने कहा मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। यानी उन्हें ये पता है कि तुम्हारी दादी तो मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी और बूढ़े लोग मर जाते हैं, यानी ज़्यादा चिंता मत कर। वो टोपी को समझा रहा है कि तुम्हारी दादी कुछ दिन में मर जाएगी। हमारी दादी ना मरी है, यानी वो कहता है कि हमारी दादी नहीं मरेगी, वो इतनी खड़ूस है एक तरह से। उस तरह से उसे लग रहा है कि वो दादी मेरी नहीं मरेगी। मरेगी कैसे नहीं? क्या मेरी दादी झूठी है? मतलब मेरी दादी जो बताती हैं कि बूढ़े मर जाते हैं, क्या मेरी दादी झूठ बोलती हैं? ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इफ़न की दादी मर गई। इफ़न चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था, वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। शाम को वह इफ़न के घर गया तो वहाँ सन्नाटा था, घर भरा हुआ था। रोज़ जितने लोग हुआ करते थे उससे ज़्यादा ही लोग थे, परंतु एक दादी के ना होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था। वही है कि जो वहाँ उसे अपना लगता था, जो उसे प्यार देता था, वो आज वहाँ पर नहीं थी। तो दादी के बिना उसे वह घर खाली दिख रहा था। इतनी भीड़ होने के बाद भी वह वहाँ अकेला महसूस कर रहा था। उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज़ नहीं खाई थी। प्रेम इतने बातों का पाबंद नहीं होता। टोबी और दादी में एक ऐसा
ही संबंध हो चुका था। इरफान के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल इसी तरह ना समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले नहीं समझ पाए थे। बच्चा किस चीज़ का मोहताज होता है? बच्चा होता है प्यार का मोहताज। तो टोपी को वहाँ प्यार मिलता था और दादी से वो बहुत प्यार करने लगा था। दादी उसे अच्छी लगती थी क्योंकि दादी उससे प्यार से बोलती थी और दादी की वो भाषा थी जो उसे पसंद थी और दादी उसे कहानी भी सुनाती थी। तो बच्चों को तो प्यार चाहिए, तो वो उस प्यार के लिए ही उस दादी के पास आता था। और अगर दादी वो इरफान के दादाजी होते तो शायद वो भी ऐसे ही इनके प्यार को, दादी पोते के प्यार को नहीं समझ पाते कि एक बच्चे के साथ वो दादी किस तरह से जुड़ चुकी हैं और जैसे उसके घर वाले नहीं समझ रहे थे। दोनों अलग अधूरे थे, एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। दोनों प्यासे थे, यानी दोनों को एक ही चीज़ की कमी थी। इधर इरफान की दादी भी इसी तरह परेशान थी, उन्हें भी रोका जाता था, डांटा जाता था कि ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। ऐसे ही इरफान को रोका डांटा जाता था। तो इधर दोनों की सेम तलब थी, तो दोनों ने एक दूसरे की प्यास बुझा दी। दोनों अपने घरों में अजनबी की तरह, दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था, यानी वो थोड़ी बहुत देर बात कर लेते तो उन्हें अच्छा लगता। एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का। तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती, यानी वो अपनी दादी से इतनी नफरत करता था कि उसे अपनी दादी अच्छी नहीं लगती थी, तो वो कहता है कि तुम्हारी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती। यानी इसमें बचपना ही है, नहीं तो कोई कैसे कह सकता है कि मेरी दादी मर जाए, और सिर्फ इसलिए कि दादी उसे डांटती है। टोपी ने इरफान को पुरसा दिया। इरफान ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि टोपी ने कब कसम खाई कि वह अब दोस्त नहीं बनाएगा, या कसम खाई और किस तरह की कसम खाई, कब खाई, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो कृपया इसे अंडरलाइन कर लें। जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली हो। तो टोपी फिर टूट सा जाता है अंदर से, क्योंकि इरफान का तबादला हो गया था। तो टोपी को फिर बुरा लगा कि अब ये तेरा दोस्त है, इकलौता दोस्त है, ये भी चला जाएगा। तो 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है। यानी वैसे तो कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन टोपी के जीवन में इसका बहुत महत्व था, क्योंकि इस तारीख को इरफान के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए थे। इरफान की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद वह तबादला हुआ था, इसलिए टोपी और अकेला हो गया। मतलब एक तो दादी चली गई, ऊपर से टोपी जो उसका मित्र था वो भी चला गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनर राम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त ना बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेज़ी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों को उसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। यानी उनमें अब इसमें ये बताया गया है कि कलेक्टर के बच्चे आए तो सही, लेकिन वो थोड़े घमंडी वाले आए। उनको ये लगता था, वो इस बात का घमंड करते थे कि वो एक कलेक्टर के बच्चे हैं। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वह बंगले में चला गया। बीलू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई। हाउस दैट हेड माली एम्पायर था। उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल यह समझ सका कि हाउस दैट का शोर हो तो उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। हु इज़ योर फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया। अब वो अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, वह बेचारा पूर्वी बोली बोलने वाला बच्चा इससे घबरा गया। भृगु नारायण बीलू ने एम्पायर की आवाज़ दी। ई भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफर अवर चपरासीज? मैंने, यानी हमारे किसी चपरासी में से है। एनी ऑफ आवर चपरासीज? नहीं साहब, एम्पायर ने कहा। शहर के मशहूर दागदर हैं, यानी शहर के मशहूर प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेज़ी आ गई थी, बट ही लुक्स सो क्लमजी।
बीलू बोला, यानी बड़ा गंदा लग रहा है, ये टोपी अकड़ गया, तनी जबनिया संभाल के बोलो, एक लपड़ में नीचे लगाई हूँ, मतलब एक थप्पड़ में तुम्हें नीचे गिरा देंगे। ओहो यू, बीलू ने हाथ चला दिया, टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियाँ बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को सुस्कार दिया, यानी जो उनके घर में कुत्ता था उसने उसके पीछे लगा दिया, पेट में 7 सुइयाँ भूकी तो टोपी के होश ठिकाने आ गए, यानी उस कुत्ते से उन्होंने कटवा दिया। और फिर उसे कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया, फिर वह कलेक्टर की साइड नहीं गया। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या। घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी, उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया। और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी अम्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते, टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। टेक मत किया करो बाबू। एक रात मुन्नी बाबू और भैरव का दाज अपन करने पर वह बहुत पिटा, तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे, मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला, कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया, फिर भी बना तो उन्हीं के लिए था, तो उतरन था। वैसे तो उतरन ही था, क्योंकि मुन्नी बाबू का उतार के उन्हें दे दिया गया था, तो उन्हें बुरा लगा। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज़ वापस तो ली नहीं जा सकती, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए, यानी अब टोपी को कोई कपड़ा नहीं दिया जाएगा। हम जाड़ा ओढ़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे। टोपी ने कहा, तुम जूते खाओगे। सुभद्रा देवी यानी दादी बोली, तुम जूतों से पिटोगे। आपको इहो ना मालूम कि जूता खाया ना जात पहना जाता है, यानी वो फिर भी बोल रहे हैं कि जूता खाया नहीं जाता पहना जाता है। दादी से बदतमीजी करते हो। मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा, तय कहा हम इनकी पूजा करें, यानी मुन्नी बाबू ने, जो बड़ा भाई था, उसने गुस्से में कहा कि तुम दादी की बेइज्जती कर रहे हो, तुम बदतमीजी कर रहे हो दादी से। तो वो कहता है कि क्या हम इनकी पूजा करें, क्योंकि बड़ों से जैसा कई बार जवाब मिलता है तो छोटे भी चिढ़कर ऐसा जवाब दे देते हैं। तो वही इसमें स्वभाव दिखाया गया है कि आप अगर प्यार से बात करोगे तो शायद प्यार से बात बच्चा भी करेगा। दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया, राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू किया, यानी उसकी माँ ने फिर उसे बहुत पीटा। तू 10वां में पहुँच गईल बाड़। सीता ने कहा, तू ही दादी से टर्राव, यानी तू दादी से क्यों जुबान लड़ाता है। केता ना चाही किनो तो तोहार दादी बाड़िन, यानी तुम्हारी वो दादी हैं, तुम्हें उससे जुबान नहीं लड़ानी चाहिए। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया है, 10th में पहुंच गया था, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वें में पहुंचने के लिए उसने बड़े पापड़ बेलने पड़े। 2 साल तो वह फेल ही हुआ। 9वें में तो वह सन 49 ही में पहुंच गया था, परंतु 10वें में वह सन 52 में पहुंच सका। 49 से 52 यानी 3 साल फेल हुआ वो। 90 में तो वह सन 49 में पहुंच गया था, 49 में, और 52 में वो 10th में पहुंचा। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए थे। भैरव छठे में। सारे घर ने उसे जबान की नोक पर रखा, यानी छोटा भी फर्स्ट आ गया, बड़ा भी फर्स्ट आ गया। तो अब तो उसकी बेचारे की कहाँ कद्र होनी है, क्योंकि वह फेल हो चुका था। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाउदी था, गाउदी यानी कम अक्ल, भौंदू, बुद्धू। वह काफ़ी तेज था, उसने, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। वह जब पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता था, राम दुलारी को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती थी जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। यह सब कुछ ना होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज उड़ा डाले, यानी घर वाले उससे काम कराते थे। जब वह पढ़ने बैठता, या तो मुन्नी बाबू कोई काम बता देता, या उसकी मम्मी कोई काम बता देती कि दुकान से ये ले आओ वो ले आओ। और दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया था। तीसरे साल में 3rd डिवीज़न में पास हो गया। यह 3rd डिवीज़न कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गई, यानी जब वह पास हुआ तो तीसरे डिवीज़न यानी 40% उसके नंबर आए, तो वो उसके माथे पर चिपक गई। हर वक्त सब लोग उसे बोलते होंगे, परंतु हमें उसकी मुश्किलों का भी ध्यान में रखना चाहिए था। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था, वह फेल हो गया, साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। पिछले वालों के साथ ही एक दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है। ये तो बात सच है कि जो पीछे उससे छोटे थे उनके साथ फिर वापस उसी क्लास में, फिर उससे भी छोटे थे
तो फिर उन्हीं के साथ बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके दोस्त 10वें में थे, वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सकी। जब भी क्लास में बैठता तो अपना बैठना अजीब लगता। उस पर सितम यह हुआ कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते, यानी कमज़ोरों को कहते कि तुम भी इसकी तरह फेल हो जाओगे, तुम भी ये करोगे, तुम्हें कितने साल इसकी तरह इसी क्लास में रहना है। तो कभी भी कोई समझाने की बात होती तो उसका उदाहरण ले लेते। क्या मतलब है, शाम अवतार बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? तो उसी का उदाहरण देते हुए उसे जलील किया जाता है। यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वें में थे। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा, यानी गीली मिट्टी का वो बन गया, एक गोला टाइप। क्योंकि अब वो 10वें में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया, तो वो 11वीं में पहुंच गए। 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ थे, उनके बीच में अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता, यानी उनमें वो बड़ा दिखाई देता। 7वीं वाले आ गए और वो 2 साल से 9वीं में ही है, तो वो तो बड़ा दिखाई देगा। वह अपने भरे पूरे घर की ही तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, यानी उसे अब कोई तवज्जो नहीं देते थे। कोई सवाल किया जाता, जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब ना पूछता। परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो तो तुम तो सारे जवाब जवानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को कोई अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमसे पर साल पूछ लूँगा, यानी तुमसे तो अगले साल पूछ लूँगा, इन बच्चों से मुझे पूछने दो, तुम्हें तो जवानी याद हो गए हैं। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई। जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। जब वह पहली बार 9वें में आया था तो वह इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था। सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर सफरुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र, अब तो हम लोगन में का घुसता है एडथ एडथ, यानी 8th वालों में, जो अब तुमसे नीचे हैं उनसे दोस्ती कर ले, अब हमारे साथ मत रहे। हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तू तो उन्हीं सभी के साथ रहेगा। यानी 2 साल से वो उन्हीं के साथ था, अगले वाले आते उसके साथ बैठते। तो अब वो कह रहे तू अब हम में मत घुस, उनसे बात कर, जो छोटे हैं उनके साथ ही रहना तुझे। तो यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना है। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो उसमें कोई पढ़ के लिख कैसे सकता है। तो वह डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई। तब घर में जो जरा सन्नाटा हुआ। टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर आ गया, यानी उसके पिताजी जब उस पर खड़े हुए थे इलेक्शन के लिए, तो जब तो शोर शराबा था, घर में पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी जमानत जब्त हो गई, यानी उनसे टिकट छीन ली गई। तो तब घर में थोड़ा सन्नाटा हुआ तो उसने पढ़ना शुरू किया। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में कोई कैसे पढ़ सकता है, इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वह दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में तो पास हो गए। यानी वो कहती है दादी कि चलो अब नज़रों से बचाए, तीसरे दर्जे में ये पास तो हो गया कम से कम। अब इसे किसी की नज़र ना लगे। धन्यवाद।